नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र सिंह एंड राजेंद्र सर दोनों हम मिलकर आज एक वीडियो में चर्चा करेंगे कि मानव जनन क्या है। मानव जनन को समझने से पहले हम एक बात पर और चर्चा करेंगे जिस पर ध्यान देने की बात है आप सभी को एंड सभी स्टूडेंट्स, पालक, छात्र छात्राओं सभी को। क्या है कि कक्षा 10 की संस्कृत या कक्षा 8 की संस्कृत लगभग मुझे जैसा ध्यान है उसके हिसाब से 9th की संस्कृत में लिखा है कि माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। अर्थात कहा गया है कि माता शत्रु है, पिता वैरी है जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता है। कल हमने वृषण तक बात की थी, तो आज सबसे पहले हम वृषण के बारे में पढ़ते हैं। वृषण, तो वृषण हमारा प्राथमिक लैंगिक अंग है। प्राथमिक लैंगिक अंग है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमारा है वृषण। वृषण हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अब इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कह रहे हैं? तो इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसलिए कह रहे हैं कि जो वृषण है इसमें दो काम होंगे। नंबर पहला, इसमें शुक्राणु का निर्माण होगा। शुक्राणु का निर्माण होगा और शुक्राणु के निर्माण के साथ इससे एक हार्मोन भी निकलता है। इससे एक हार्मोन भी निकलता है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, इसलिए हम वृषण को प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं। अब बात की गई है वृषण की साइज की। अगर वृषण की साइज की बात करें हम, तो इसकी लंबाई की बात करें तो 4 से 5 मीटर लंबा है और 2 से 3 मीटर इसकी चौड़ाई। एक वृषण की लेंथ की बात करें, साइज की बात करें, तो इसकी लंबाई कितनी है? 4 से 5 मीटर और जो चौड़ाई है वो 2 से 3 मीटर। तो देखिए, इसके बारे में हम बात करने के बाद अब जानेंगे वृषण को कहां पे पाया जाता है वृषण। तो मान लीजिए ये हमारा उदर गुहा है। क्या है? उदर गुहा। और उदर गुहा में हमारे इस तरीके से 2 जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। उदर गुहा में उदर गुहा में 1 जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। संख्या में 2 और 1 जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। तो आगे तो बात की जाए उदर गुहा में हमारे पेट के नीचे, उदर गुहा में पेट के नीचे संख्या में 2 और 1 जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। तो संख्या में 2 और 1 जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। तो वृषण नर का लैंगिक अंग है। वृषण नर का लैंगिक अंग है। तो देखिए कहां पे है? उदर गुहा। उदर गुहा यानी हमारे पेट के नीचे उदर गुहा में 2 वृषण पाए जाते हैं। और इस वाली जो संरचना है, जो हमारी ये बाहर वाली संरचना है, इसको कहते हैं हम वृषण कोश। क्या कहते हैं? वृषण कोश। और वृषण कोश को अंग्रेजी में कहते हैं स्कर्टम। वृषण कोश को अंग्रेजी में कहते हैं स्कर्टम। तो वृषण कोश के अंदर एक थैलीनुमा संरचना होती है। वृषण कोश के अंदर एक थैलीनुमा संरचना होती है। उसमें हमारे संख्या में 2 वृषण या 1 जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। अगर बात करें वृषण कोश की, तो वृषण कोश का जो तापमान है, वृषण कोश का जो तापमान है हमारे शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम। 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम है। अब सर, जो वृषण कोश का तापमान है और हमारे शरीर का तापमान है, इसमें अंतर क्यों? जैसे अगर बात करें तो हमारे जो शरीर का तापमान है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और जो वृषण का तापमान है वो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री कैसा है? कम। 2 से 2.5 डिग्री कैसा है? कम। कम इसलिए है ताकि
शुक्राणु का निर्माण हो सके। क्यों है कम? ताकि शुक्राणु का निर्माण हो सके, इसलिए हमारे वृषण का तापमान 2 से 2.5 डिग्री कम है। अब देखिए, अब हम मानव का एक वृषण लेते हैं और वृषण को काटकर उसके अंदर की संरचना को देखते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा एक वृषण हो गया। तो लग तो रहा है किडनी जैसा, लेकिन रियल में किडनी नहीं है। जैसा चित्र बनता है वैसा मैंने आपको बना दिया। तो हमारा ये हो गया आपका वृषण। अब वृषण के अंदर अगर हम बात करें, वृषण के अंदर, तो वृषण के अंदर इस तरीके की संरचनाएं पाई जाती हैं। तो वृषण के अंदर इस तरीके की संरचनाएं पाई जाती हैं, और इस तरीके की जो संरचना है इसको हम कहते हैं वृषण पालिका। इस संरचना को कहते हैं वृषण पालिका, जो कि एक वृषण में 200 से 250 तक वृषण पालिका। तो वृषण पालिका, और हमारे एक वृषण में 200 से 250 वृषण पालिकाएं होती हैं। और इन्हीं वृषण पालिकाओं में 1 से 3 होती है शुक्र जनन नलिका, जिन्हें अंग्रेजी में सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। तो वृषण में 200 से 250 तक वृषण पालिका, और प्रत्येक वृषण पालिका में 1 से 3, एनसीईआरटी की लाइन है, 1 से 3 अति कुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। अब अगर हम बात करें कि एक क्वेश्चन आता है शुक्राणु के पथ पर, शुक्राणु का पथ, तो देखिए शुक्राणु का निर्माण कहाँ होगा? वृषण में कौन सी जगह? तो शुक्रजनक नलिका में। तो यहाँ पे शुक्राणु बनेगा, शुक्रजनक नलिका में शुक्राणु बनेगा, और धीरे धीरे यहाँ आगे की ओर आएगा, और एक बना लेगा वृषण जालिका। तो यहाँ पे इसे हम क्या कहेंगे? ये तो हो गई आपकी पहले शुक्र जनन नलिका, यहाँ पे शुक्राणु का निर्माण हुआ। उसके बाद ये आगे आया वृषण जालिका, और यहाँ पे ये बहुत सारी इकट्ठी बन गई, यहाँ पे सब आके मिलके यहाँ पे इकट्ठी बन गई, जिनको हम कहेंगे शुक्र वाहिनिका। अब देखिए ये पूरी संरचना है जो कि वृषण के अंदर, जो कि कहाँ हो रही है? वृषण के अंदर। तो शुक्राणु बना शुक्रजनन नलिका में, शुक्रजनन नलिका से आया वृषण जालिका में, और वृषण जालिका से आया शुक्र वाहिनी। अब यहाँ से अगले पेज पर देखते हैं, यहाँ से अब इस तरीके से आरोहित होती हुई ऊपर की ओर, हमारे उदर की ओर एक नलिका निकलती है, जिसे हम कहते हैं अधि वृषण। क्या कहते हैं? अधि वृषण। तो ऊपर की ओर जाती हुई एक नलिका निकलती है, जिसे हम कहते हैं अधिवृषण। और अधिवृषण आगे चलकर इस तरीके से अधिवृषण आगे चलकर ये हमारा हो गया मूत्राशय।
मूत्राशय, और मूत्राशय के ऊपर एक लूप बना लेती है। मूत्राशय के ऊपर एक लूप बना लेती है। उसके बाद थोड़ा आगे यहाँ पे रहते हैं हमारा शुक्राशय। तो मूत्राशय काय में खुलता है? शुक्राशय में। और शुक्राशय के बाद यहाँ पे होती है हमारी श्रृंखलन नलिका। श्रृंखलन नलिका, और श्रृंखलन नलिका के बाद हमारा शिशन, और शिशन के बाद सीधा जो शिशन का छिद्र है उससे जो स्पर्म है वो बाहर निकल जाता है। ये हमारा शुक्राणु का पत्ता। अब अगर हम आगे बात करें शुक्रजनक नलिका की, तो देखिए शुक्र जनन नलिका। तो शुक्र जनन नलिका की अगर हम बात करें तो शुक्र जनक नलिका में देखिए, शुक्र जनन नलिका के कुछ तो भीतर, शुक्र जनक नलिका के भीतर दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कितने? 2 सेल होती हैं शुक्र जनक नलिका के भीतर। शुक्र जनक नलिका के भीतर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। नंबर पहली कोशिका जिसे हम कहते हैं नर जर्म कोशिका। नर जर्म कोशिका, या अंग्रेजी में कहते हैं इसको स्पर्मेटोगोनिया। नर जर्म कोशिका इसे अंग्रेजी में कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया में होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन से बनता है शुक्राणु। अर्धसूत्री विभाजन से बनता है शुक्राणु। और दूसरी प्रकार की कोशिका होती है सरटोली कोशिका। दूसरी होती है सरटोली कोशिका, जो कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है सरटोली कोशिका। और नरजन्म कोशिका जिसे स्पर्मेटोगोनिया, उससे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब ये तो हमने भीतर की बात की। अगर हम इसके बाहर की बात करें तो इसके बाहर एक क्षेत्र होता है जिसे कहते हैं हम क्या? अंतराली क्षेत्र। इसके बाहर एक क्षेत्र होता है जिसे हम कहते हैं अंतराली क्षेत्र। और अंतराली क्षेत्र में पाई जाती है अंतराली कोशिका। अंतराली क्षेत्र में पाई जाती है अंतराली कोशिकाएं। और अंतराली कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। एनसीईआरटी में एक बात और कही गई है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के अलावा इसमें कुछ प्रतिरक्षात्मक कोशिकाएं भी जो हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। ये यहाँ पर इंपोर्टेंट बात हो गई। अब हम बात करें सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियों की बात करें तो सहायक ग्रंथियां हैं। सहायक ग्रंथियां 3 नंबर पहला, नंबर दूसरा, नंबर तीसरा। नंबर पहले की बात करें तो नंबर पहले पर आता है आपका शुक्राशय। नंबर दूसरे की बात करें तो आता है काउपर, या इसे कहते हैं बल्बोयूथरल ग्रंथि। शुक्राशय, काउपर, बल्बोयूथरल। और नंबर तीसरा प्रोस्टेट ग्रंथि। तो बात की जाए तो ये तो जोड़ा में है और ये अकेली है। प्रोस्टेट ग्रंथि एक अकेली है। अगर बात की जाए इनसे तीनों के स्त्राव को क्या कहते हैं, तो देखिए, जब ग्रंथि है तो मैंने आपको पहले बताया, ग्रंथि मतलब वो अंग जिनसे कुछ ना कुछ स्त्रावित होता है। तो इनके तीनों के स्त्राव को, इन तीनों के स्त्राव को कहते हैं हम सेमिनल
सेमिनल प्लाज्मा। इन तीनों के स्त्राव को क्या कहते हैं? सेमिनल प्लाज्मा। और सेमिनल प्लाज्मा में आपको तीन चीजें देखने को मिलेगी। नंबर पहला, फ्रैक्टोज, ईंधन के रूप में आप फ्रैक्टोज, कैल्शियम आयन, एंजाइम और सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल आपको मिलता है। अब देखिए यहां से, अब हम बात करें वीर्य की, तो वीर्य में शुक्राणु प्लस सेमिनल प्लाज्मा को हम वीर्य कहते हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं यहाँ तक आपको कैसा लगा, और जो इसका नेक्स्ट टॉपिक बचा है वो हम अगली वीडियो में आपको सेंड करेंगे। तो बच्चों जाते जाते आज का विचार और सुनिए। ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, चित्त घटे पर स्त्री संगत, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। इसलिए हम सभी को अच्छे कामों पर ध्यान देना है एवं अच्छे लोगों की संगति करना है, और अच्छे पढ़िए, मन लगाकर पढ़ते रहिए। आगे राजन सर बताएंगे जो कुछ भी होगा सब क्लास लेंगे, इसलिए ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।